आज की हमारी बातचीत एक ऐसे सवाल से शुरू हो रही है जो जो सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक तरह का आरोप पत्र है। हमें भेजे गए स्रोत में साफ साफ लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ये कोई प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि विकास के नाम पर मानव के लालच का सीधा नतीजा है। और ये आरोप यही नहीं रुकता। स्रोत का तर्क तो ये है कि ये लालच हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां सिर्फ कुछ जानवरों की प्रजातियां नहीं, बल्कि हम इंसान भी। बिल्कुल, हम इंसान भी अपने अस्तित्व के सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं। इसे पृथ्वी पर जीवन के अंत की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम बताया गया है। तो आज हम इसी आरोप पत्र की परतों को खोलेंगे। एक तरह से हम जासूस बनकर इसकी जांच करेंगे। पहला, ये अपराध क्या है, मतलब विकास और लालच में फर्क क्या है। दूसरा, नुकसान कितना बड़ा है। और तीसरा, सबसे जरूरी, इससे बाहर निकलने का रास्ता। हाँ, इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जैसा कि स्रोत ने पूछा है, समाज और पर्यावरण में संतुलन वापस कैसे लाया जाए। ठीक है, तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये विकास के नाम पर लालच, इसका मतलब क्या है। एक मिनट, क्या स्रोत यह कह रहा है कि हर तरह की तरक्की, हर विकासी गलत है? क्या हमें वापस गुफाओं में चले जाना चाहिए? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत का इशारा उस तरफ बिल्कुल नहीं है। देखिए, यहाँ विकास को नहीं बल्कि लालच से प्रेरित विकास को कटघरे में खड़ा किया गया है। मतलब एक ऐसी मानसिकता जहाँ कुछ सालों का फायदा, कुछ कंपनियों का मुनाफा और संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल, इन सब को उन नतीजों से ज्यादा जरूरी मान लिया जाता है जो सदियों तक पर्यावरण और समाज को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन कई अर्थशास्त्री तो यही कहेंगे कि इसी ग्रोथ से तो गरीबी मिटती है, लोगों को नौकरियां मिलती हैं। क्या पर्यावरण को बचाने की बातें एक तरह की लग्जरी नहीं है जो सिर्फ अमीर देश ही सोच सकते हैं? ये तर्क अक्सर दिया जाता है, पर स्रोत इसे एक अलग नजरिए से देखता है। वो पूछता है, क्या ये सच में गरीबी मिटा रहा है या सिर्फ दौलत को कुछ हाथों में इकट्ठा कर रहा है और बाकी सबके लिए एक एक पर्यावरणीय कर्ज बना रहा है। अच्छा, यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा काम आता है। एक स्टडी के मुताबिक दुनिया की सिर्फ 100 कंपनियां, सिर्फ 100? हाँ, सिर्फ 100 कंपनियां 70% से ज्यादा औद्योगिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। तो जब हम मानव के लालच की बात करते हैं तो स्रोत का इशारा पूरी मानवता पर नहीं बल्कि एक बहुत ही खास आर्थिक ढांचे और उसमें काम करने वाले कुछ बड़े खिलाड़ियों पर है। ओह, तो ये पूरी इंसानियत को दोषी ठहराने की बात नहीं है बल्कि उस सिस्टम पर सवाल उठाने की बात है। बिल्कुल, जो कुछ लोगों को बेहिसाब मुनाफा कमाने के लिए पूरे ग्रह की सेहत को दांव पर लगाने की इजाजत देता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये उस विकास की आलोचना है जो संतुलन के बिना है। जैसे मान लीजिए किसी हरे भरे जंगल को साफ करके एक विशाल फैक्ट्री लगा दी जाए। कागज पर देश की जीडीपी बढ़ेगी, आंकड़े अच्छे दिखेंगे, इसे विकास कहा जाएगा। लेकिन अगर उस जंगल के कटने से वहां की नदियां सूख जाएं, हाँ, और वहां रहने वाले हजारों जीव जंतु खत्म हो जाएं और उस जंगल पर निर्भर रहने वाले आदिवासी समुदाय बेघर हो जाएं, तो क्या हम उसे सच में विकास कहेंगे? नहीं। स्रोत के मुताबिक यही लालच है, एक ऐसा अंधापन जो सिर्फ मुनाफे के कॉलम को देखता है और बाकी सब नुकसान को नजरअंदाज कर देता है। तो मतलब ये हुआ कि हम तरक्की के थर्मामीटर को ही गलत जगह लगाकर बैठे हैं। हम सिर्फ अर्थव्यवस्था का तापमान नाप रहे हैं जबकि ग्रह को तेज बुखार चढ़ा हुआ है। आपने एकदम सही पकड़ा। स्रोत यही कह रहा है कि हमारा मौजूदा मॉडल उस मरीज जैसा है जिसका वजन तो बढ़ रहा है, लेकिन वो वजन चर्बी से बढ़ रहा है, मांसपेशियों से नहीं। बाहर से देखने में शायद लगे कि सब ठीक है, लेकिन अंदर से पूरा सिस्टम बीमार और कमजोर हो रहा है। अगर अपराध इतना साफ है तो चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। नुकसान कितना बड़ा है। स्रोत में बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं, जैसे मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना और पृथ्वी पर जीवन की समाप्ति। क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने के लिए कही गई बड़ी बड़ी बातें हैं? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। ये विज्ञान पर आधारित एक बहुत गंभीर चेतावनी है। जब हम विलुप्त होने की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर ध्रुवीय भालू या पांडा की तस्वीरें आती हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अच्छा? वैज्ञानिक इसे छठी सामूहिक विलुप्ति कह रहे हैं, 6th मास एक्सटिंक्शन। एक मिनट, छठी, इसका मतलब पहले 5 भी हो चुकी हैं? हाँ, पृथ्वी के इतिहास में पहले भी 5 बार ऐसा हो चुका है जब ज्यादातर जीवन नष्ट हो गया। लेकिन उनमें और इसमें एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? पिछली 5 विलुप्तियां प्राकृतिक कारणों से हुई थी, जैसे किसी विशाल उल्कापिंड का टकराना या बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी फटना।
ये पहली बार है जब कोई एक प्रजाति यानी हम इंसान इस विलुप्ति का कारण बन रही है। और इसकी रफ्तार भी डराने वाली है। कुछ अनुमानों के मुताबिक ये पिछली विलुप्तियों से 100 गुना ज्यादा तेज है। 100 गुना ज्यादा तेज, ये सुनने में भी यकीन नहीं होता। और इसका असर सिर्फ दूर के जंगलों में नहीं हो रहा। स्रोत हमें ये याद दिलाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उसी का हिस्सा हैं। जब समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल रीफ मर जाते हैं तो उन पर निर्भर करोड़ों मछुआरों की रोजी रोटी छिन जाती है। जब हम खेती के लिए बेहिसाब कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं और मधुमक्खियां मरने लगती हैं तो हमारी फसलें खतरे में पड़ जाती हैं। बिल्कुल, हमारी 75% फसलें खतरे में पड़ जाती हैं क्योंकि उनके परागण के लिए कोई बचता ही। ये तो ऐसा है कि हम उस इमारत की नींव से ईंटें निकाल रहे हैं जिसमें हम खुद रहते हैं। बिल्कुल। स्रोत में ऐसे ही मछुआरे का जिक्र हो सकता है जो कहता है, मेरे दादा परदादा जानते थे कि कौन से मौसम में कौन सी मछली मिलेगी। आज समुद्र इतना बदल गया है कि हमें कुछ नहीं पता। कभी तूफान आ जाता है, कभी हफ्तों तक एक भी मछली नहीं मिलती। ये अकादमिक बात को एक मानवीय चेहरा देता है। तो जब स्रोत मानव सहित सभी जीवों का विलुप्त होना कहता है तो वो हमें याद दिला रहा है कि हम दर्शक नहीं, हम भी इसी कहानी के किरदार हैं और कहानी का अंत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो स्थिति की गंभीरता साफ है। ये हमें जांच के तीसरे और सबसे मुश्किल हिस्से पर लाता है जो स्रोत का मूल सवाल भी है। इसे कैसे समाप्त करेंगे? समस्या इतनी बड़ी और व्यवस्था से जुड़ी हुई है कि समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें। और यहीं पर चर्चा सबसे दिलचस्प हो जाती है। स्रोत किसी एक जादुई समाधान की बात नहीं करता, बल्कि एक गहरी सोच में बदलाव की बात करता है। सोच में बदलाव? हाँ, पहला कदम है सफलता की परिभाषा बदलना। आज हम किसी देश की तरक्की को सिर्फ एक पैमाने पर नापते हैं, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, हर अखबार, हर न्यूज़ चैनल पे जीडीपी के आंकड़ों की ही बात होती है। पर स्रोत हमें भूटान जैसे देशों का उदाहरण सोचने पर मजबूर करता है, जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी सकल राष्ट्रीय खुशी की बात करते हैं। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है। भूटान की सरकार इसे 9 पैमानों पर मापती है, जिसमें लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, उनकी शिक्षा का स्तर क्या है, पर्यावरण की सेहत कैसी है, समुदाय में आपसी जुड़ाव कितना है और यहाँ तक कि उनका मानसिक तनाव का स्तर भी शामिल है। अच्छा, ये विकास को सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि लोगों की भलाई से जोड़ता है। तो पहला कदम ये है कि हम अपना रिपोर्ट कार्ड ही बदल दें। सिर्फ ये न देखें कि हमने कितना कमाया, बल्कि ये भी देखें कि क्या हमने एक स्वस्थ और खुशहाल समाज बनाया। ठीक कहा। और दूसरा बड़ा बदलाव है हमारी अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके में। अभी हमारा मॉडल लीनियर है, यानी लो, बनाओ, इस्तेमाल करो, फेंक दो, टेक मेक वेस्ट। हम धरती से संसाधन निकालते हैं, उनसे सामान बनाते हैं और इस्तेमाल के बाद उसे कचरे में फेंक देते हैं। श्रोता एक सर्कुलर इकोनॉमी यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था का विचार सामने रखता है। सर्कुलर इकोनॉमी, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है प्रकृति से सीखना। प्रकृति में कुछ भी कचरा नहीं होता। सही बात है। एक पेड़ का पत्ता गिरकर खाद बनता है जो दूसरे पेड़ को पोषण देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में भी हम ऐसी चीजें डिजाइन करते हैं जो फेंकने के लिए नहीं, बल्कि बार बार इस्तेमाल होने या सुरक्षित रूप से प्रकृति में वापस जाने के लिए बनी हो। जैसे एक कंपनी जो आपको लाइट बल्ब बेचती नहीं, बल्कि रोशनी की सर्विस देती है। बल्ब खराब होने पर वो उसे वापस ले जाकर उसके पुर्जों को दोबारा इस्तेमाल करती है। अच्छा। या एक फोन जो आसानी से रिपेयर हो सके, ना कि 2 साल में फेंकना पड़े। ये तो पूरी सोच को ही उलटने जैसा है। लेकिन क्या ये सिर्फ थ्योरी में अच्छा नहीं लगता? क्या बड़ी बड़ी कंपनियां जो मुनाफे पर चलती हैं, वे कभी इस मॉडल को अपनाएंगी? वो तो यही चाहेंगी कि हम हर साल नया फोन खरीदें, है ना? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब दबाव बढ़ रहा है, ग्राहक जागरूक हो रहे हैं। निवेशक अब उन कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं जो पर्यावरण और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझती हैं, जैसे ESG इन्वेस्टिंग कहते हैं। सरकारें भी कार्बन टैक्स जैसी नीतियां ला रही हैं, जिससे प्रदूषण फैलाना महंगा हो जाता है। ये बदलाव आसान नहीं है, लेकिन ये नामुमकिन भी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ कंपनियां समझ रही हैं? हाँ, कुछ कंपनियां समझ रही हैं कि लंबे समय में टिकाऊ बिजनेस ही मुनाफे वाला बिजनेस होगा। तो ये सिर्फ व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वे अपनी आदतें बदलें, बल्कि सरकारों और कॉरपोरेशनों को भी सिस्टम में बुनियादी बदलाव करने होंगे। हाँ, ये तीनों स्तरों पर एक साथ काम करने वाली बात है। सरकार नीतियां बनाए,
कॉरपोरेशंस अपने बिजनेस मॉडल बदलें और हम नागरिक के तौर पर और हम नागरिक के तौर पर अपने उपभोग के तरीकों पर सवाल उठाएं। क्या हमें सच में उस फास्ट फैशन ब्रांड से 10 टी-शर्ट खरीदने की जरूरत है जो शायद 1 साल भी ना चलें? या हम कम लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीजें खरीद सकते हैं? स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस लालच को कैसे नियंत्रित करें, जो सिर्फ बाजार में नहीं बल्कि कहीं न कहीं हमारे अंदर भी है। संतुलन की शुरुआत यहीं से होती है। तो आज की हमारी इस पूरी जांच पड़ताल का सार ये है कि स्रोत ने जो आरोप लगाया था वो काफी हद तक सही है। विकास के नाम पर एक ऐसा मॉडल चल रहा है जो संतुलन से बाहर है और इसके नतीजे गंभीर हैं। बिल्कुल। और इसका समाधान सिर्फ कुछ टेक्नोलॉजी बदल देने जैसे पेट्रोल कार की जगह इलेक्ट्रिक कार ले आने में नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अगर हम उतनी ही कारें चलाते रहे, उतने ही बड़े शहर बनाते रहे, तो हम सिर्फ समस्या का रूप बदलेंगे, उसे खत्म नहीं करेंगे। असली समाधान समाज और पर्यावरण के बीच एक गहरे मौलिक संतुलन को फिर से खोजने में है। सवाल ये नहीं है कि क्या करना है। हम जानते हैं कि हमें जंगल बचाने हैं, उत्सर्जन कम करना है। असली सवाल है कि कैसे हम अपनी सोच और अपनी व्यवस्थाओं को इस तरह बदलें कि ये चीजें मजबूरी नहीं बल्कि हमारी आदत बन जाएं। तो ये सब हमारे सुनने वालों के लिए क्या मायने रखता है? मेरे ख्याल से ये चर्चा हमें याद दिलाती है कि हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे मूल्यों में बहुत गहराई तक जुड़ी हुई हैं। इसलिए उनके समाधान के लिए भी हमें गहराई से सोचना होगा और शायद कुछ ऐसी सच्चाइयों का सामना भी करना होगा जो हमें असहज करती हैं। हाँ, ये हमें अपने आराम के दायरे से बाहर निकालकर सोचने पर मजबूर करता है। ये बातचीत एक आखिरी सवाल हमारे दिमाग में छोड़ जाती है। अगर विकास का मतलब लालच नहीं है और इसका असली लक्ष्य समाज और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है, तो आज की इस दुनिया में सच्ची मानवीय प्रगति का असली पैमाना क्या होना चाहिए?